नमस्कार द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और इस वक्त हम चर्चा करेंगे बिहार में जो अभी चुनावी माहौल है और उससे भी ज़्यादा हमारी जो बातचीत की जो दिशा होगी वो जो वहाँ पर रिवीजन चल रहा है, वोटर लिस्ट का रिवीजन है, एसआईआर कह रहे हैं उसको। तो उस पे क्या विवाद है और वो किस तरीके से चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है या अलग-अलग पार्टियों के लिए वो फ़ायदेमंद और नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद जी जुड़ रहे हैं। शरद सांकृत्यायन जी हैं हमारे साथ। जी और नमस्कार। जी नमस्कार शरद जी। और साथ में बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ेंगी सीमा फैजी और इसके अलावा पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे अमर दयाल जो बीजेपी के नेता हैं और इस वक्त अभी चुनावी सरगर्मी में पटना की सड़कों पर हैं, इसलिए वो हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं और जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल शरद जी, इस तमाम प्रक्रिया को अगर एसआईआर को अगर आप हम समझें या चुनाव के माहौल पर उसका क्या असर पड़ रहा है इस वक्त, किस तरीके से वो माहौल को गरमा रहा है बिहार की राजनीति को, कैसे इस चीज को आप लेते हैं अभी जो रिवीजन चल रहा है? जी देखिए, मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक आम प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग समय समय पर करता रहता है और ये जरूरी भी है। लेकिन जी सवाल ये है, अभी जो सवाल उठ रहे हैं कि अभी क्यों हो रहा है। तो जी जी सीधी सी बात है कि किसी भी चुनाव के पहले ही पुनरीक्षण होता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी है कि पिछले शायद 10-15 साल के बाद ये पुनरीक्षण हो रहा है बिहार में। तो जी ये समय समय पर क्यों नहीं हुआ और अभी जाकर के पुनरीक्षण हो रहा है 15 साल या पता नहीं कितने लंबे समय के बाद हो रहा है। तो ये पुनरीक्षण इसलिए भी ज्यादा अभी आवाज उठ रही है। दूसरी बात, विपक्ष का जो आरोप है कि विपक्ष सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग हालांकि एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, क्या लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बीजेपी को एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए यह पुनरीक्षण अभी शुरू किया गया है। तो जी हाँ अब ये देखना होगा कि यह पुनरीक्षण क्या है और इससे किस तरह से मतदाता सूची प्रभावित होगी और किस तरह से ये आगे चुनाव को प्रभावित करेगा। तो पुनरीक्षण का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो मतदाता सूची बनी हुई है, हर जगह की मतदाता सूची बनी हुई है, लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है समय समय पर। जैसे जो अभी तक 18 साल के नहीं हुए थे मतदाता, जो अब 18 साल के हो गए हैं, तो नए मतदाता जोड़े जाते हैं। फिर जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है पिछले दिनों में, उन मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जाता है। फिर मतदाता यहाँ से वहां मूव भी करते हैं। तो जी हाँ सामान्य तौर पर यह होता है कि अगर आप टेम्पोररी अस्थायी तौर पर कहीं कुछ महीनों के लिए गए हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम वहीं रहेगा जहां पहले था। लेकिन आप 6 महीना या उससे ज्यादा या लंबे समय तक या स्थायी तौर पर कहीं दूसरी जगह मूव कर गए हैं तो आपका पहले जहां मतदाता सूची में नाम था वहां से नाम हटा दिया जाएगा और जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका आवास है, वहां की मतदाता सूची में आपको अपना नाम जोड़ना होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा क्या कोई फर्जी मतदाता भी शामिल हो गए हैं, इनकी जांच भी की जाती है। तो इन जी हाँ सारी प्रक्रियाओं को पुनरीक्षण में देखा जाता है और इस तरह से ये किया जाता है। तो ये है कि अब इसमें यह है कि इससे जो विपक्ष का आरोप है कि इससे एनडीए को फायदा पहुंचाने की ये कवायद हो रही है, तो सीधा सा सवाल ये है कि इससे किसी भी दल या पार्टी को इससे कैसे फायदा होगा। तो विपक्ष का आरोप है कि चुन चुन के वैसे लोगों को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है इसमें, जो महागठबंधन के या एनडीए के विरोधी हैं, जो एनडीए के पक्ष में वोट नहीं करते हैं। लेकिन ये बड़ा हाइपोथेटिकल है कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन एनडीए का वोटर है, कौन एनडीए का वोटर नहीं है।
मतदान शरद जी, प्रक्रिया तो गुप्त, शरद जी, भारत में गुप्त मतदान शरद जी, प्रक्रिया है। शरद जी, एक मिनट में जी यहाँ पर आपको रोक कर, जैसे विपक्ष हमलावर है कि एनडीए के फेवर में ये काम जा रहा है, या ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की ये मिली भगत है और ऐसा हो रहा है, तो हम क्यों ना अमर दयाल से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये इनको ये ज्यादा जानकारी होगी कि बिहार में, पटना में इस वक्त क्या चल रहा है। अमर दयाल जी, क्या लग रहा है आपको, जो आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है कि ये बीजेपी और जेडीयू की मिली भगत है और टाइमिंग ऐसी चुनी गई कि बहुत ज्यादा वक्त दिया नहीं गया है, लोगों को अपनी अपनी आइडेंटिटी देनी है, और आइडेंटिटी से ऐसे ऐसे जो पहचान पत्र है उनको हटा दिया गया जो बहुत इजीली अवेलेबल थे और जिसपे ज्यादा भरोसा किया जाता था। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है अमर दयाल, जो हो रहा है उस विवाद को लेकर क्या सफाई है? देखिए राकेश जी देखिए, दरअसल इस पर मेरे एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अक्सर ये कि पहली बार नहीं हो रहा है। 1995 में जब चुनाव आयोग उसमें टी.एन. शेषन जी थे, और जब भी चुनाव सुधार की प्रक्रिया के दौरान कुछ भी ऐसा काम होता है जिससे कि पारदर्शिता है या नए वोटर बने या जनता को सुविधा हो, तो विपक्ष को तकलीफ होती है। ये उस समय की भी बात है। हम 95 में हमें याद है उस समय की घटनाएं सब। टी.एन. शेषन जी थे, लालू जी उस समय भी काफी अरे सुनो, चिड़े हुए थे। अमर दयाल जी मेरी जी बात समझिए, आपके पास पर्याप्त समय था, इससे पहले भी रिवीजन हो चुका था, पहचान जो मतदाता की लिस्ट होती है वो समय समय पर उसको रिवाइज किया जाता है। टाइमिंग देखिए, पर तो सवाल उठ रहे हैं फिर। टाइमिंग को लेकर एक संदेह की बात हो रही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर इतना बड़ा इशू नहीं है। चुनाव आयोग का काम है, उसमें हम लोगों राजनीतिक पार्टियों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और वो जो भी उसको बेहतर लगता है, जिसमें कि ईमानदारी से चुनाव हो, इस बारे में जिसको जो भी सुधार उसको लगता है वो करता है। और रही बात आपने कहा कि ऐसे ऐसे पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। ध्यान से पढ़िए सारी चीजों को। हम लोग तो हमारे गांव में, हम भी गांव में हैं या गांव से जुड़े हैं, कोई भी आम जनता को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब हम तो जिससे बात करें आधार बड़े कार्ड, आराम से। आधार कार्ड और जिस मतदाता पहचान पत्र से वोट डाला गया, वोटर आईडी कार्ड को नहीं माना जा रहा है। वो नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो आधार कार्ड, जो देखिए, आधार कार्ड बहुत पहले तो आधार कार्ड होता ही नहीं था। आज से 20 से 25 साल पहले आधार कार्ड कहाँ होता था? उस समय भी वोटर लिस्ट में लोगों का नाम हुआ करता था। तो आधार कार्ड कोई, आधार कार्ड जो यूनिक आइडेंटिटी दी गई उसकी एक प्रक्रिया थी, उसमें आपको थंब इम्प्रेशन से लेकर स्कैनिंग, आई स्कैनिंग तक की थी, तो वो ज्यादा वैलिड है या आप जो दस्तावेज कागजी मांग रहे हैं वो ज्यादा वैलिड? देखिए कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा जा रहा है। ये वोटर का है कि आप जहां पे रहते हैं वहां पे आप वोट देते हैं कि नहीं। कई लोग हैं जो गांव में 20 साल से बाहर है, उनका दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में नाम है और मेरे गांव में भी उनका नाम है, तो ऐसे लोगों का कैसे सुधरेगा? वो आधार कार्ड उनका यहाँ का भी है, हाँ, कैसे होगा वो बताइए आप बताइए। आखिर जो दिल्ली जो जिनका जो मृत है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो 2 जगह पर हैं या जो माइग्रेट कर गए, जो बिहार छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, उनका नाम वो सूचना नहीं देते हैं। वो सूचना कहाँ देते हैं चुनाव आयोग को? हम 11 साल से 10-11 साल से क्या कर रहे थे आप लोग, ये सवाल तो उठ रहा है। सीमा से ये सवाल, देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज समय पर, हर चीज का समय होता है। उस समय कई चीजें थी, और भी चीजें भी काम थे, चुनाव आयोग के जिम्मा और भी काम था, और धीरे धीरे सुधार होता है। क्या एक ही बार सब कुछ कैसे हो जाएगा? सुधार धीरे धीरे होता है ना। और ठीक है, ये आपका तर्क है, लेकिन ये तर्क सबको हजम नहीं हो रहा है। सीमा, आपको क्या लग रहा है, जो तर्क अमर दयाल जी दे रहे हैं, बिहार में है, पटना में है, बीजेपी के साथ हैं और इस वक्त उनका, वो अपने चुनावी रैली या प्रचार में होंगे कहीं पर, उनका कहना है कि ये जानबूझकर टाइमिंग ऐसा लिया गया, ये नहीं है, ये प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है? देखिए राकेश जी, इस बार के चुनाव में जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें और पहले के रिवीजन में बहुत फर्क था। सबसे मेजर जो फर्क जो इस बार है वो ये है कि जिनके नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है, उन्हें भी ये साबित करना है कि वो इस इलाके के वोटर है। पहले आप कभी भी कहीं पे वोटर लिस्ट के लिए अपना नाम लेने जाते हैं तो क्या देना होता है, आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना होता है, जिसमें मैंने ही पिछले साल अपना कर्नाटक में वोटर चेंज कराया, तो मैंने एक आधार कार्ड दिया था, पीएलओ के ऑफिस से उसको वेरीफाई करा गया और मेरा नाम जुड़ गया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई 100-50 डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे और ना मुझे ये साबित करना पड़ा था कि मैं यहाँ रहती हूँ नहीं रहती हूँ, वो उन्होंने वेरीफाई किया था कि मैं यहाँ रहती हूँ या नहीं रहती हूँ। इस बार क्या हो रहा है, आपको बताना है कि आप यहाँ रहते हैं,
जिनका नाम ऑलरेडी पिछली मतदाता सूची में है, 2003 वाली में भी है, उनको भी ये प्रूव करना है कि जी मैं मतदाता हूँ और मैं यहीं रहता हूँ। तो ये पहली बार जो हमारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी था, जो हमारे यहाँ 18 साल के होते ही आपका अधिकार होता था, उस अधिकार को अब आपको साबित करके लेना है। अभी तक आपको अधिकार मिल जाता था, जिसको आपका नाम हटाना है वो साबित करे कि आप यहाँ नहीं है, लेकिन अब ये हो रहा है कि आप साबित करिए कि आप यहाँ पे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या कोई और एंगल भी है शरद जी? शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि ये जो मतदाता पहचान की जो वेरिफिकेशन की कवायद है SIR की, ये पूर्णिया, अररिया, कटिहार, आप समझ रहे हैं मेरे इशारा किस तरह पर? सरकार जी। का ये कोशिश थी कि शायद वहां पर कुछ लिमिट किया जाए लोगों को। क्या ये आरोप विपक्ष का सही है? क्या जानबूझकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो वोटर नहीं है उनके, जो सरकार मानती है कि हमारे वोट नहीं देने वाले हैं? तो क्या आपको लगता है कि इसमें दम है इस आरोप में, विपक्ष के आरोप में? जी नहीं, देखिए ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और किसी भी वोटर को की पहचान ये करके करना कि ये किसका वोटर है, ये भी गलत है लोकतंत्र में। आप लोग किसी वोटर की पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये किसको वोट देता है। दूसरी बात, जो अभी आधार कार्ड की बात हो रही थी, तो आधार कार्ड को और आपका पुराना वोटर पहचान पत्र, दो चीज की पर सबसे ज्यादा समस्या है। तो आप इस बात को समझिए, देश के कई राज्यों में आधार कार्ड जो बने हुए हैं वो वहां के जनसंख्या से 100% से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, जिसमें बिहार भी एक राज्य है उन राज्यों में, कि यहाँ लगभग 106% इससे कुछ ज्यादा ही आधार कार्ड बने हुए हैं। मेरा ये कहना था कि जो एक लोगों को, विपक्ष को ये डर था कि ये एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उनको लिस्ट से हटा दिया जाएगा क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं करते या जेडीयू के साथ उनकी नहीं बन रही है। लेकिन अब वैसी भी बात सामने नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वही नहीं और भी लोग निशाने पर हैं। तो ये कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनको हटाने की कोशिश हो सकती है? जी हाँ, जैसे हर बार होता है कि सबसे पहले टारगेट किया जाता है कि एक समुदाय विशेष को बीजेपी हटाना चाहती है और इसको इस तरीके से प्रचारित कर दिया जाता है कि सब लोग मान लेते हैं हाँ यही होगा। लेकिन जैसे-जैसे मामला खुल रहा है, जैसे-जैसे ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरीके से अब इसका विरोध ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल में भी होने लगा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे उनको भी टारगेट किया जा रहा है जो सहयोगी हैं। फिर चाहे वो हाँ, नीतीश चंद्रबाबू नायडू ने विरोध किया है, चंद्रबाबू नायडू ने विरोध जताया है, तो उसका क्या आधार बन रहा है? चंद्रबाबू नायडू क्या चाह रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू ने भी वही 3 चीजों के ऊपर में विरोध जताया है जो पूरा विपक्ष जता रहा है। जो कांग्रेस ने लेटर लिखा था वो भी यही था कि टाइमिंग आप कम से कम 6 महीना पहले तो करिए इसको, आप 2-3 महीना पहले कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात उन्होंने कही है कि आप किसी की सिटीजनशिप नहीं जांच सकते, ये आप क्लियर करिए, आपका ये काम नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि आप जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि रिवीजन होना चाहिए और रिवीजन का कभी किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन यही 3 चीजें जो विपक्ष भी कह रहा है कि आपकी नीयत पे सवाल है, वही चंद्रबाबू नायडू ने भी कल जो इलेक्शन कमीशन में उनका डेलीगेशन मिलने गया था और जो लेटर लिखा है उसमें यही कहा गया है। इतना ही नहीं, बिहार से भी जो खबरें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में इस चीज को लेकर हड़कंप है, इस चीज को लेकर चिराग पासवान की पार्टी में हड़कंप है कि उनका वोटर जो महादलित है, जो बिल्कुल दबा कुचला है, जिसके पास इतने डॉक्यूमेंट्स होना पॉसिबल नहीं है, जो बारिश और जिस तरीके से हो रही है और जो बाढ़ की स्थिति है उसमें इस तरीके की जो मांग की जा रही है, लग ऐसा रहा है कि उनको भी टारगेट किया गया है। क्योंकि बिहार में इतने सालों से कोशिश की गई कि जातिवाद को किसी तरीके से हिंदुत्व पे लाया जाए, लेकिन लगता है बीजेपी के समझ में आ गया कि बिहार जातिवाद से नहीं उठ रहा है, तो इस बार किसी ना किसी तरीके से उस जातिवाद की जगह जो है ऐसा वोटर्स को बाहर कर दिया जाए जो पक्का या तो नीतीश कुमार का वोटर है या फिर एकदम बिल्कुल ठीक, समझ में आ गई बात। शरद जी, क्या लग रहा है कि इस बार ये जो काम कवायद शुरू की है सरकार ने तो कुछ सोचकर ही किया होगा, स्ट्रेटेजी रही होगी कि समय कम दें या चुनाव के वक्त ऐसा काम किया जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो माहौल बनता सा दिख रहा है, क्या ये सरकार के खिलाफ जा सकता है, जो अभी की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार? जी नहीं, देखिए सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में मतदाता पुनरीक्षण
का फैसला जा सकता है या नहीं जा सकता है, यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पक्ष में मतदाता कितने हैं या नहीं हैं, ये इसके कई मुद्दे होते हैं इसके लिए, कि सरकार को जो सत्ता पक्ष को जो वोट मिलते हैं उसके कई आयाम होते हैं। अब 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो पहले एक बात होती थी, जब से 14 के बाद से उन चीजों पर थोड़ा सा सवाल उठने लगा है, लेकिन पहले एक एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी बात चर्चा होती थी कि कोई भी सरकार जहां होती थी, तो जब चुनाव आते थे तो होता था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह चीज पिछले 10-15 सालों में धीरे धीरे कम होता दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई पैमाना अब वैसा रह नहीं गया है, क्योंकि 15 साल तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी चुनकर केंद्र में सत्ता में आए हैं। हर बार हर चुनाव में यह कहा जाता है, 14 में पहली बार चुन के आए, उसके बाद 19 के चुनाव में भी यह कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है नरेंद्र मोदी और उनके शासन के खिलाफ, और लेकिन वो नहीं दिखा, उससे ज्यादा बहुमत से जीत कर आए 19 में। फिर 24 में कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, इस बार तो किसी हाल में नहीं जीतेंगे और 125 से ज्यादा सीट नहीं आएगी बीजेपी की, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर सत्ता में आए, तीसरी बार सत्ता में आए। इसी तरह आप बिहार में भी देख लें कि 20 साल से शरद जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कवायद से, SIR से और इससे होने वाले विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, देखिए, नुकसान, इससे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा यह अभी बताना सही नहीं है, मतलब अभी बताया भी नहीं जा सकता है कि इसका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो इससे पहले मैं कहना चाह रहा था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड, तो वो आधार कार्ड का जैसा हमने बताया कि चुनाव आयोग को लगता है कि फर्जी आधार कार्ड बहुत बने हुए हैं, तो इसलिए उसको चूंकि चुनाव आयोग वेरीफाई नहीं कर सकता है आधार कार्ड को कि ये आधार कार्ड सही है या गलत है, इसलिए शायद शरद जी, यहाँ पर एक तर्क ये है विपक्ष का, जब जनगणना हुई नहीं तो आपने कैसे तय कर लिया कि कितनी जनसंख्या और कितना आधार कार्ड? आप कैसे बोल रहे हैं कि एक्सेस बना हुआ है? ये एक सवाल है उनका, विपक्ष का, कि बगैर गिनती किए हुए लोगों की जनसंख्या तय किए हुए आप कैसे कह सकते हैं कि इतना ये एक मुद्दा है। चूंकि आधार कार्ड कितना है बिहार में यह तो फिक्स है, लेकिन जनसंख्या उतनी है कि नहीं, ये जनगणना के बिना आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि कितनी जनसंख्या है बिहार की। तो ये तथ्य है इसमें कि आप ये कैसे कह सकते हैं, लेकिन जो कहा गया है कि इतना ज्यादा है, 100% से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, तो ये एक जो तथ्य है। दूसरी बात कि आपका जो चुनाव पहचान पत्र है जो पहले का बना हुआ है, तो चुनाव आयोग का कहना है कि जब हम पुनरीक्षण ही उसका कर रहे हैं, चुनाव पहचान पत्र का ही पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे अपने उसमें मान लें कि उस पहचान का आधार कैसे मान लें, क्योंकि मुझे तो पुनरीक्षण ही उस चीज का करना है कि वो सही है या नहीं है। तो ये दो कारण हैं। बाकी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को देखा और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि आप इन चीजों को भी अपने पुनरीक्षण में, अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में इन चीजों को भी शामिल करने पर विचार करें। और साथ में ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कि यदि आप ये नहीं शामिल कर रहे हैं तो आप उसका सटीक कारण बताएं कोर्ट को कि आपने क्यों नहीं इनको शामिल करने पर विचार किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है चुनाव आयोग को। अब देखिए चुनाव आयोग उस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन शरद जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जहां तक मुझे लग रहा है शायद। जी, इसीलिए चूंकि 25 जुलाई तक का समय है पुनरीक्षण का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई का समय रखा है
कि चूंकि चुनाव आयोग ने ये कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि हम 25 जुलाई तक अपना काम पूरा कर लेंगे, इसलिए 28 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मिनट, अमरदयाल जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या देखिए जो क्या, हाँ बताएं आप। देखिए मैं भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ। ये पुनरीक्षण वाली बात आपने कहा ना कि वो जब पुनरीक्षण का मतलब क्या है, जब उसी को हम मान लेंगे दोबारा तो उसका मतलब फिर क्या है? रिवीजन का मतलब होता है कि उसको चेक करना, उसी को हम मान लेंगे तो फिर मतलब क्या उसका? आपने बहुत सही बात कही। और यही बात है कि मेरा सीधा सा कहना राकेश जी है इसमें, चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो किसी दल विशेष का वो आयोग नहीं है। विपक्ष को हमेशा एक शंका सताती रहती है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का लेके काम चलता है, कि ऐसा नहीं, संवैधानिक रूप से वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसके फैसले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसने सुझाव दिया है कि आप आधार कार्ड को भी रखिए, आदेश नहीं दिया है क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है वो, और चुनाव आयोग को अपना काम करने देना चाहिए। और 20 दिन में कैसे करेगा और 28 दिन में। अमरदयाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सरकार की अपना काम करने दूर है, आप इस बात को मान के चल रहे हैं। सीमा, आपको क्या लग रहा है अगर अमरदयाल ऐसा कह रहे हैं, अमरदयाल जी, कि सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पुनरीक्षण का काम ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा किया जा रहा है, उस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, क्या कहना है आपका? बिल्कुल। देखिए, अगर सरकार का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो जो है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मतदाता सूची का हर वक्त पुनर्निरीक्षण होता है, सही बात है। लेकिन कभी भी पुराने वोटर को प्रूव करने के लिए नहीं कहा गया। ये बात आपको भी याद होगा, पहले भी एक लिस्ट लेके आया जाता था, आपके घर में पूछा जाता था आपके घर में कितने लोग हैं, कौन रह रहे हैं, कौन बाहर जा रहे हैं, ये पुनर्निरीक्षण का तरीका होता था। और जब आप बताते थे कि ये फला लोग हैं, फला लोग नहीं है, उनके नाम हटाए और जोड़े जाते थे। लेकिन ये जो नया तरीका है, प्रूव करना है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिसमें अपलोड होना है, एक मिनट सीमा, देखिए जो तरीका पहले रहा, जो तरीका पहले रहा वही तरीका अभी भी रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग को लगे कि उस तरीके में कुछ गड़बड़ी है तो उस तरीके को बदल सकता है। ये नहीं कि वो तरीका पहले जो था वही तरीका दोबारा, ऑफिसर का सिग्नेचर लेना होता है, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर का। और यहाँ एक बीएलओ बता रहा है कि आप जो है मतदाता है या नहीं है। मतलब कि एक पासपोर्ट जो आपको बताना होता है, उसके लिए आपको फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर चाहिए, इतना आपको वो चाहिए। और यहाँ पे कोई भी बता देगा कि आप मतदाता है या नहीं है। और 40-40 रुपए लेके जो वीडियोस आ रहे हैं, जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, उन सब पे क्या कहेंगे आप? मतलब मतदान का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, और अगर आप वो छीनने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से वो 40 रुपए वाली बात जो करी हो, तो वो तो स्थानीय रूप से कहीं से घटना घटी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वो तो कोई स्थानीय मुद्दे पर कहीं कोई बीएलओ पैसा ले लिया होगा, वो एक अलग मैटर है। 40 रुपए में कोई मसला नहीं है। वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर आपकी बीजेपी की जो है वो महिला प्रकोष्ठ की महिला बैठी हुई है, जो है जाके बीएलओ के ऑफिस में, वो भी तो गलत है ना। चुनाव आयोग किस तरीके से निष्पक्ष है? अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल है, तो पूरे लोकतंत्र पे ही एक सवालिया निशान लग जा रहा है। आप ये समझिए कि चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में कि आप सुझाव दिया नहीं था, ये भी कहा था कि आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि इसी बार आप मान लीजिए कि यही वाली मतदाता सूची होगी। सीमा, एक मिनट, वो अमरदयाल जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। अमरदयाल, देखिए मेरा जो चुनाव आयोग वाली बात, आपको शंका है, आपको संदेह है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को मैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष ने इतना शोर मचा कि पूरा चुनाव आयोग सेट हो गया है, पूरा मशीन सेट हो गया, ये है वो है। और हमें भी उसमें बीजेपी में नहीं था, मैं भी कभी लगता था कि शायद बीजेपी सब कुछ सेट कर चुकी है, सब कुछ कब्जा कर चुकी है पूरे इलेक्शन कमीशन पर, और 400 सीट वाली जब बात हो बीजेपी ला दी। लेकिन जब इलेक्शन का परिणाम आया, भाजपा के खिलाफ था ऐसा, और भाजपा के हाथ में पूरा इलेक्शन कमीशन रहता है, तो भाजपा 400-500 सीट जीत जाती लोकसभा में। ये तो इतना निष्पक्ष काम कर रहा है चुनाव आयोग, तभी तो आज विपक्ष इतना मजबूत होकर खड़ा है देश में। कैसे खड़ा था आप जरा बताइए? चुनाव आयोग का बॉडी है तो मानना पड़ेगा, कई भी दायरा नहीं किया है। मान लिया, ठीक है अमरदयाल जी। लेकिन अभी जो अमरदयाल जी एक दो जो घटनाएं हुई, सत्यान जी भी सुन रहे हैं, ऐसे पत्रकार पर एफआईआर कि उसने बीएलओ से बातचीत करके इस बात को जाहिर किया
कि 2 फॉर्म के बदले सिर्फ 1 फॉर्म जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जा रहा है किसी को, जबकि ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लेकर तमाम पैम्पलेट पर लिखे हुए हैं कि 2 कॉपी में से 1 कॉपी बीएलओ रखेगा और 1 वापस करेगा एक्नॉलेजमेंट के साथ, मतलब रिसीविंग देगा। वो अगर उस सच को उजागर किया गया तो सरकार की तरफ से क्यों एफआईआर की कोशिश की जा रही है एक पत्रकार के ऊपर, अगर सच्चाई है तो? देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा किसी की घटना। और बस स्थानीय स्तर पर कुछ घटनाएं, गलत घटनाएं तो घटती हैं हर काम में, कहीं ना कहीं देखिए पूरा फाल्ट होता है। सरकार की नजर हर जगह रहना संभव नहीं है, बड़ा देश बिहार बहुत बड़ा राज्य है। गाँव में क्या लग क्या रहा हो रहा है कभी कभी नहीं, मैं शरद जी से पूछ लेता हूँ, शरद जी को जानकारी है, एक पत्रकार के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज हुई बेगूसराय जिले में, और वो आरोप ये है कि बीएलओ का कहना कि सरकारी काम में इन्होंने बाधा पहुंचाई, ये अंदर आए और इन्होंने हमसे जानकारी ली कि बीएलओ किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सवाल अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि वहां पर मेन ये टॉपिक था कि क्या आप 2 कॉपी लेकर जा रहे हैं, क्या 1 कॉपी आप रिसीविंग के तौर पर वोटर्स को दे रहे हैं कि नहीं, ये मेन सवाल था। और इस पर सवाल था कि नहीं, 1 ही फॉर्म जा रहा है तो गलत हो रहा है। तो क्या लगता है, सच बताने पर ही एफआईआर हुई है या कुछ और लग रहा है, शरद जी? देखिए, ये जो घटना हुई जिसमें एक पत्रकार, हम लोग के बीच कई पत्रकार हैं, वो वहां पर पहुंचे एक बूथ पर जहां पर ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है। और पहली बात ये है कि बिना अनुमति कहीं जाना वो संवैधानिक नहीं, मतलब उसको गैर कानूनी माना जाता है सरकारी शब्दों में, कि आप बिना अनुमति के किसी सरकारी परिसर में जहां कोई सरकारी काम हो रहा है वहां आप नहीं जा सकते हैं, चाहे आप पत्रकार हो या आम आदमी हो। जिनको बुलाया जाएगा, जिनको अनुमति होगी वही जाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि पत्रकार आखिर सच को उजागर कैसे करेगा? अगर अंदर क्या चल रहा है, अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको तो ऐसे अनेक तमाम घटनाएं होती हैं और पत्रकार ये ऐसी कोशिश हमेशा करते हैं। ये उनका काम है, काम करने का तरीका है। वो अपने सूत्र ढूंढते हैं और ज्यादा से ज्यादा सच सामने आ सके, इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करते हैं। और ये इन पत्रकार महोदय ने भी वही किया। ऐसा इसमें उनका ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी सरकारी काम में दखल दे रहे थे, या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सरकार, अब केस किसने किया है, एफआईआर किसने किया है या करवाया गया है, ये मुझे नहीं पता है कि किसकी तरफ से एफआईआर किया गया है। सरकार की तरफ से किया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, या किसके तरफ से हुआ है, मुझे नहीं पता है। मैं बताना चाहूंगा, जिस बीएलओ का वो इंटरव्यू ले रहे थे कमरे में जाकर, उसी बीएलओ ने करवाया है, उसी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। जी ठीक है, वो बीएलओ चूंकि वो चुनाव आयोग का मातहत है बीएलओ, तो चुनाव आयोग ने उसे नियुक्त किया है। तो उसे अगर ये लगा कि हमसे इन्होंने हमारे काम में बाधा पहुंचाई और बिना अनुमति ये हमसे सारी जानकारी और सरकारी कागजात के को इन्होंने कैमरे में कैद किया, और ये तो उसने उसको सही लगा, उसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। और ठीक है, उस पर जांच होगी, जो भी होगा। लेकिन जहां तक गड़बड़ी का, सरकार को कटघरे में नहीं डाल सकते ना एफआईआर के लिए। वो व्यक्तिगत रूप से बीएलओ का काम, उसने एफआईआर क्यों करवाया, क्या वही मैं कह रहा हूं कि वो बीएलओ ने अपना एफआईआर करवाया, वो अलग मामला है। जहां तक गड़बड़ी का सवाल है, तो देखिए, गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का पुनरीक्षण हो रहा है, और जो सरकारी व्यवस्था हमारे यहाँ है, सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में, वो उससे हम सब परिचित हैं कि सरकारी व्यवस्था किस तरह से होती है। अभी कुछ साल पहले, जब 2-3 साल पहले, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय जाति जनगणना बिहार में करवाई गई। आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने पूरे राज्य में जाति जनगणना करवाई, और उसका जो सच सामने आया कि कोई जाति जनगणना हुई ही नहीं पूरे बिहार में। किसी एक भी व्यक्ति के घर में कोई गया ही नहीं पूछने के लिए, गणना करने के लिए कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, आप किस जाति के हैं या क्या हैं। कहीं एक भी व्यक्ति के यहाँ कोई नहीं गया, और पूरे राज्य में जाति जनगणना हो गई। और 6 महीने से भी कम समय में पूरे राज्य में एक आदमी की जनगणना कर ली गई, और तब सारा डाटा आ गया। और
लेकिन आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये दावा किया हो कि हाँ, हमारे पास कोई पूछने के लिए आया था कि आप किस जाति से हैं और कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से काम सरकार का होता है। उस जाति जनगणना का जो भी रिजल्ट आया उसका क्या हुआ, वो सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद वो किस ठंडे बस्ते में कहाँ चला गया उसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन बाद में छन छन कर बातें आई, सरकारी तौर पर भी कहीं से दबे छुपे ये अधिकारियों ने भी ये माना कि वो कोई जनगणना हुई ही नहीं थी पूरे राज्य में, वह बस जो डाटा सरकार के पास उपलब्ध था उसी डाटा के आधार पर अधिकारियों ने अपने मन से उसको तैयार किया और सरकार को सौंप दिया, कहीं किसी से पूछा नहीं गया। तो ये सरकारी तौर तरीका है काम करने का। तो अगर ये जो पुनरीक्षण हो रहा, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 100% सही पुनरीक्षण होगा या पहले हुआ था या नहीं हुआ था या इस बार जो हो रहा है वो 100% सही होगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। और इतने कम समय में तो खैर संभव ही नहीं है कि जो स्थिति है बिहार की, आधे बिहार में बाढ़ की स्थिति है और आधा बिहार पानी में डूबा हुआ है, और जिस तरह की परिस्थिति है उसमें हर घर में बीएलओ जाए। अगर नियम है कि बीएलओ हर घर में जाकर पुनरीक्षण करेगा, वहां से फॉर्म वहां सौंपेगा और वहां से फॉर्म भरा हुआ फॉर्म वापस लेगा। अगर ऐसा है तो फिर हर पुनरीक्षण केंद्र पर लंबी लंबी कतार क्यों लगी हुई है? लोग क्यों जाकर खड़े हो रहे हैं कतार में जब बीएलओ को उनके घर पे जाना है? तो सवाल तो है, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं है, लेकिन पुनरीक्षण में एक सवाल अमरदयाल जी से भी पूछ लेता हूं। अमरदयाल जी, जिस तरीके से इस पुनरीक्षण को लेकर विवाद खड़ा किया गया है विपक्ष के द्वारा, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी को या आपके गठबंधन को या आपकी सरकार को कुछ परेशानी हो सकती है? क्योंकि नाराजगी तो है और नाराजगी को फैलाया भी गया है। जमीनी सच्चाई जो भाई सब बता रहे थे बिहार में कहीं बाढ़ की समस्या है और जो समस्याएं बता रहे थे, मैं अपने गांव अपने क्षेत्र में जहां भी हम लोग घूम रहे हैं, और ये बता दूं मैक्सिमम हमारे घर पे कम से कम 2 बार बीएलओ जा चुका है और सबको फार्म मिल गया, सबका फार्म भरा भी गया और रिसीविंग भी दिया है। सासाराम भी मैं पूछा, कई लोगों से दिनारा में भी पूछा, सबके घर पहुंचा फार्म, मतलब मैक्सिमम लोगों के हाथ में पहुंच चुका है। तो कैसे बड़ी आसानी से काम हो रहा है बाहर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई सब कहाँ से बोल रहे हैं कि लाइन लंबी कतारें नहीं, तो क्या नहीं, अमरदयाल जी, अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर पत्रकार जा रहे हैं, बीएलओ कमरे में बैठे हुए हैं और खिड़की पे वो लाइन लगी हुई है डॉक्यूमेंट जमा करने की, नहीं तो बीएलओ वहां बैठ लाइन नहीं लगी कितना, देखिए लोगों में लाइन लगने का पता रीजन क्या, लोगों में थोड़ा सा भय व्याप्त विपक्ष के हंगामा के द्वारा एक ऐसा भय का माहौल बना दिया है। कई लोग डर के मारे जा रहे हैं, भैया हमारा नाम कटने न पाए, हम ही जाके पहले ही भर देते हैं या ले लेते हैं फार्म। ऐसा लोग हैं जो इंतजार नहीं कर रहे घर पे बैठ के, एक घबराहट जैसा माहौल पूरा विपक्ष बिहार में खड़ा कर दिया। अमरदयाल जी, आप मानते हैं विपक्ष के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा, तो इस प्रोपेगेंडा से नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? मैं ये समझना बिल्कुल नहीं, कहीं कोई असर नहीं इसका है, कहीं कोई नुकसान नहीं। मेरा बता दे, मेरे गाड़ी का ड्राइवर ही गांव से आता है, मैं से रोज बात होती है हमारी, कहीं कोई असर नहीं है इसका, कोई असर नहीं। हम मीडिया में सुन रहे हैं कि ऐसा बवाल हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोग जमीन पे कहीं नहीं देख रहे हैं, हम लोग तो घूम रहे हैं दिन भर क्षेत्र में, ऐसा कहीं नहीं कोई शिकायत मिली है। ये तो आप कहेंगे, आपकी ड्यूटी है कि कहीं कुछ नहीं है। नहीं, ड्यूटी नहीं, देखिए हम पार्टी की बात नहीं, हम सच हमको जो अनुभव हो रहा है, अनुभव बता रहा हूँ मैं, वो पार्टी की बात नहीं है, अनुभव बता रहा हूँ। सीमा, आपको क्या लग रहा है, किस जो अब हम चाहेंगे किसको वाइंड अप करें, तो क्या लग रहा है आपको? ये विवाद खड़ा किया गया, पुनरीक्षण एक सही प्रक्रिया है, लेकिन क्या ये विवाद खड़ा किया गया ताकि आने वाले चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सके? आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष का डेलीगेशन गया था और उनकी जो मांगे थी, उस पे जो चुनाव आयोग का जवाब था, जिस तरीके से वो लोग बाहर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पूरी सेटिंग है। अगर आपकी नीयत इतनी साफ थी, तो विपक्ष आपसे इतना असंतुष्ट नहीं होता। दूसरी बात, 9 तारीख को जो विपक्ष का जो वहाँ पे बिहार बंद था, उस टाइम पे भी आप देखिए, और खुद बीजेपी के जो प्रवक्ता है आपके पास, वो खुद मान रहे हैं कि वहाँ हड़बड़ाहट है। तो अब आपको दिखेगा, जैसे यूपी चुनाव के टाइम पे आपने देखा था बहुत सीमा, लेकिन विपक्ष का तो काम ही है असंतुष्ट रहना और सवाल उठाना। ऐसा नहीं है, आप मतलब ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में अगर विपक्ष और सरकार एक साथ नहीं है, तो फिर आप मतलब अगर आप ये कहेंगे कि विपक्ष हर चीज से असंतुष्ट है, ऐसा तो नहीं था। इतने सालों से, 70 साल से हम देख रहे हैं सरकारें चल रही हैं, तब भी विपक्ष असंतुष्ट होते थे, लेकिन क्या इतना होता था?
इस बार जो इतना जी हो रहा जी, है, इससे भी नियत ज्यादा। सवाल उठाए जा रहे हैं, उस चीज को लेकर मेरा ये कहना है कि जो आपको दिखेगा इस बार जब वोटिंग होगी, आप देखिएगा सड़कों पे आपको उसी तरीके के नजारे दिखेंगे जिस तरीके के आपके यूपी में दिखे थे, कि लोग अपना मत डालने के लिए लड़ेंगे। ये एक तरीके की चीज बिहार में फैल गई है कि आपका मताधिकार छीना जा रहा है। तो अब ये मताधिकार पाने की लड़ाई हो गई है, और ये अगर फैला तो ये उसी तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा जैसे कि संविधान बदलने की बात को लेकर 2024 में बीजेपी की नंबर घटे, वैसे ही बीजेपी को ये नुकसान भी होगा, क्योंकि अभी तक सर जो गरीब है उसको पता है कि उसके पास सिर्फ मताधिकार ही है, क्योंकि उस मताधिकार से ही तो उसको शराब भी मिलती है, उसको पैसा भी मिलता है, जो करप्शन से जुड़ा है वो भी तो उसी से जुड़ा हुआ है, तो वो उसको तो ठीक जाने है। नहीं अभी देगा। अभी देखिए, तक शरद मुझे जी सीमा जी नहीं, अच्छा कुछ बोल रहे हैं एक मिनट, अच्छा अमरदयाल जी बताइए बताइए, अमरदयाल जी बोलिए। मुझे, हाँ, इनकी मैडम की बात मैं सुन रहा है। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि बिहार की जनता इतनी नाराज हो जाएगी। बिहार की जनता जंगल राज को अभी भी उसको याद है, भूली नहीं है, और जंगल राज कभी नहीं वापस लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ख्याल छोड़ दे विपक्ष के लोग कि जंगल राज रिटर्न होने जा रहा है। सब बिहार की अच्छा तो जनता ये दोबारा नहीं ऐसा होने जा अरे रहा। अमरदयाल जी, लगातार होने वाली हत्याएं जंगल राज नहीं है क्या? खेमका हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हत्या वाली बात, ये चिंता का विषय है। इस पर सरकार अपने अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं फटाफट। घटना घटती है, अपराधी पकड़े जाते हैं। लालू जी का राज थोड़े कि घटना घट के अपराधी के पता ही नहीं आता, ना आज तक अपराधी नहीं जेल में मैं गए, तो 20 साल मतलब बीत गया। देखा था, वो मतलब जिन्होंने आप करें तो जंगल राज लीला देखा था वो पूरे हो गए, अमरदयाल जो जी। नए हैं उन्हें नौकरी चाहिए, महंगाई से उन्हें आजादी चाहिए, उसके लिए वो सड़कों पे भी उतरे हैं, तो वो भी बताएंगे आपको कि जंगल राज उन्हें याद नहीं है ना उन्होंने देखा था। अरे लेकिन अमरदयाल जी नौकरी के की हिसाब समस्या से पूरे देश में है, हाँ, पूरे अमरदयाल देश जी में के नौकरी हिसाब की से समस्या है। ये करें तो लीला है, बाकी तो सब बहुत मुश्किल है, बाकी जंगल राज है, चलिए, लेकिन तो ऐसा समय है नहीं। बताएगा, जनता अ, जनता को पर ही छोड़ दिया जाए, जनता पर छोड़ दिया जाए चलिए ठीक फैसला, तो वक्त है। बताएगा। जी शरद जी लगभग ठीक। अभी तक जितने फॉर्म अपलोड हुए हैं 80-85% या उससे थोड़ा ज्यादा, लगभग 35 या 37 लाख लोगों के नाम कटने की बात आ रही है सामने, जिसमें मृतकों की तादाद ज्यादा है, जो स्वर्गवासी हो गए हैं और जो माइग्रेट कर गए हैं उनके नाम है। लेकिन ये आरोप भी है कि कुछ ऐसे नाम भी काटे गए हैं जिनका चुनाव से बहुत लेना देना है और वो वोटिंग बढ़ चढ़ कर करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना दम है और इसका असर क्या पड़ देखिए सकता है? देखिए, जहां तक नाम कटने का सवाल है, तो नाम जी तो कटेंगे। और जो आप कह रहे हैं 35 लाख लोगों का नाम कट रहा है, वो परसेंटेज में कितना होगा? लेकिन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, मृतकों की, माइग्रेटेड की और अन्य तरह के जो हैं, जो नहीं होने चाहिए वहां पर मतदाता, जी उन लोगों का मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो लगभग लगभग 4% से ज्यादा मतदाता उसमें की पहचान हो रही है, हर क्षेत्र में, सिर्फ किसी खास क्षेत्र में नहीं या खास वर्ग में नहीं, हर क्षेत्र मिलाकर के 4% मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है। तो आप 7 करोड़ का 4% आप देख लीजिए कितना होता है, करीब हाँ वही 30-35 लाख के आसपास बैठेगा। तो ये कटेगा, और ये सामान्य भी है, क्योंकि अगर आप शायद 2003 में पिछला पुनरीक्षण हुआ था, तो 2003 के बाद से जितने मतदाताओं की मृत्यु हुई वो कभी हटाया ही नहीं गया। एक प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है। एक तो होता है कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण करके उनको हटाए, दूसरा होता है कि जो मतदाता खुद आगे बढ़कर चुनाव आयोग को यह सूचित दे, फॉर्म बजाते होता है मतदाताओं के लिए कि वो फॉर्म भर के सूचित कर दें कि हमारे परिवार में फलाने मतदाता हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, या अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं उसके लिए भी फॉर्म है कि वो फॉर्म भर के, और अगर शरद जी कहीं जी जी शरद जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या विपक्ष के हंगामे के बाद क्या चुनाव आयोग करेक्शन मोड में था? क्योंकि शायद ये भी खबर थी कि आधार कार्ड को मान लिया जाएगा, इस तरह की खबर भी थी कि आधार कार्ड नहीं, के लिए भी देखिए उसमें एक कोई ऐसा, अब तो अंतिम चरण में आ गया है पुनरीक्षण, और मुझे नहीं लगता है कि आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को मान्यता दी है चुनाव आयोग ने, शायद नहीं दी है अभी तक। तो अभी तक ये है, लेकिन दूसरी चीज, ये जो सुनने में आया, एक खबर जो आई कि कुछ जगह यह भी चुनाव आयोग की तरफ से यह क्लियर किया गया कि बिना किसी आप दस्तावेज के भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। शायद ये
प्रक्रिया बीच में शुरू हुई कि अगर आपके पास कोई नहीं भी दस्तावेज है तब भी आप जमा कर सकते हैं। अब आगे बिना दस्तावेज के जो फॉर्म जमा किए जाएंगे उस पर क्या कार्रवाई करेगा, उसको मानेगा न मानेगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा कि उसका क्या होगा। तो अब जहां तक सवाल है, देखिए अब सवाल ये है कि विपक्ष का जो भी ये हंगामा पुनरीक्षण को लेकर है, विपक्ष को भी पता है कि पुनरीक्षण चाहेगा चुनाव आयोग तो पुनरीक्षण करेगा ही। विपक्ष का भी मानना है कि पुनरीक्षण होना चाहिए। समय की बात की जा रही है कि इस समय क्यों किया जा रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। समय चुनाव के पहले ही पुनरीक्षण होता है आमतौर पर, और वो हो रहा है। तो अब है कि सबसे ज्यादा परेशानी विपक्ष को क्यों है इस पुनरीक्षण से। तो मेरा जहां तक आकलन है कि ये जो 4-4.5% जो वोट कटेंगे, तो अब ये तय नहीं है कि ये कौन लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ऐसा अंदेशा हो रहा है कि ये 4-4.5% जो भी वोटर कटेंगे वो सारे विपक्ष के वोटर हैं, जबकि ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन अंदेशा विपक्ष को यही है कि ये सारे वोटर विपक्ष के। अब आप एक बात को समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच में वोट प्रतिशत कितने का अंतर था? 0.5% से भी कम का अंतर था दोनों के वोट परसेंटेज में, शायद 0.03 या 0.4% का अंतर था दोनों के वोट परसेंटेज में। तो अब ये है कि ये 4% वोट जो कटेंगे तो ये किसके जाएंगे? जब आप 0.04% के अंतर से एक पक्ष सरकार बना रही है, दूसरा पक्ष हार जा रहा है। साफ तौर पर शरद जी, मतलब साफ तौर पर अगर 3 से 4% लोग वोटर लिस्ट से हट रहे हैं और जीत का मार्जिन इतना कम है, तो ये मायने तो रख रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये शिकन किसी के भी चेहरे पे ला सकता है कि पता नहीं किसके वोटर हैं, कौन जा रहा है। राकेश जी, एक सवाल मेरे मन में पैदा, पहले से विपक्ष को कैसे पता है कि जिनका नाम कट रहा है वो उनके ही वोटर हैं? क्या मतलब मतदाता के बारे में पहले से वो मालूम है कि मेरा वोटर है? मतलब लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है। पहले से कैसे पता आपको कि किसको वोट देगा वो? आपको कैसे मालूम कि कौन आपको वोट दे रहा है? मतलब पहले से आपने थोप दिया। अमरदयाल जी, ये कैसे पता चल जाता है कि किस बूथ पर किस पार्टी के फेवर में वोट पड़े और किसने किस? आपको नहीं पता चलता किस मोहल्ले से कितने वोट पड़े? वोट होने के बाद, अरे वोट होने के बाद, मतदान के बाद हम पहले से कैसे कर सकते? मतदान के बाद हम डिसाइड करें कौन हम कहाँ कितना वोट मिला, पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, आप पहले से कैसे मान के चल रहे हैं? डेटा अपलोड हो रहा है और विपक्ष को इस बात की जानकारी नहीं होती है, भनक लगती है। देखिए, और इस बात का एहसास होता है कि कहां पर ज्यादा निगरानी है, कहां पर बीएलओ ज्यादा कड़ाई कर रहे हैं, कहां पर नहीं। इस बात से भी समझ में आता है। और इसीलिए मुझे याद है सन 1995 में जब टीएम सेशन जी ने कुछ सुधार करना शुरू किया, लालू जी इतना बड़ा हंगामा मचाए थे पूरे देश में कि उन्होंने एकदम जैसे लड़ गए कि हम ईवीएम मशीन आने नहीं देंगे, हम पहचान पत्र बनने नहीं देंगे। लालू जी का हमको याद है, वो सीना भी हमें याद है। विपक्ष की इन लोगों का पता नहीं क्या परेशानी, इन लोगों को जब नया कुछ बदलाव आएगा इन लोगों को परेशानी होती है। बदलाव नहीं आना चाहिए। लालू जी का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा आप लोगों का। चलिए कोई बात नहीं। नहीं, लालू जी का भूत, लालू जी सामने खड़े हैं तो उनका भूत नहीं, लालू जी सामने है, भूत की बात नहीं है। लालू जी सामने दिख रहे हैं, जीवित है, तो भूत की कहां से बात? कहने का मतलब उनका जो शैडो है, जो राजनीतिक कद है उनका, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उससे बिहार में प्रासंगिक है। बिहार में लालू जी बहुत प्रासंगिक है। लालू जी, नीतीश जी, मैं वही कह रहा हूं। तो वो कद की बात कर रहा हूं कि वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। है नहीं, लालू जी का कद है, नीतीश जी का भी कद है। नीतीश लालू दोनों जी का कद, दोनों का, नीतीश जी का भी लालू जी का, दोनों का कद बहुत बड़ा है बिहार की राजनीति में। तो इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर और इन तमाम विवादों को लेकर, नौकरी, बेरोजगारी और आपको सारी चीजों को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों को जो विपक्ष उठा रहा है और जो ये SIR का चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार का? अमरदयाल जी, लास्ट आपसे जवाब जानना चाहूंगा। आने वाला विधानसभा चुनाव किस उम्मीद के साथ आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, पिछले विधानसभा 2020 के चुनाव में भी
जो आप लोग को लग रहा है कि लड़ाई पूरा नेक टू नेक फाइट था, ऐसा कुछ नहीं था। करीब कम से कम 35 से 40 सीटें तो हम लोग इसलिए हार गए, एनडीए हार गया क्योंकि चिराग पासवान जी की कृपा थी कि तेजस्वी जी आज 70 सीट जीत कर अब बस बड़ा पार्टी बन गए। इस बार तो कुछ लड़ाई ही नहीं है। कुशवाहा जी भी साथ हमारे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ है इस बार, तो कहाँ चिराग जी साथ में लड़ रहे हैं। हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, वहां बिहार में कोई लड़ाई नहीं है, महागठबंधन से कोई लड़ाई नहीं है। शरद जी सुन लिया आपने, क्लीन स्वीप है जी। देखिए अभी वो बीजेपी के हैं, वो उनका कहना, उनका फर्ज है, वो तो क्लीन स्वीप देखेंगे ही। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो अभी आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए आज तक पिछले आप दशकों से आप बिहार के चुनाव को आप देखें तो विधानसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, वो अलग है। विधानसभा चुनाव को देखें तो एक है कि जातिगत आधार पर ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इससे कोई कितना भी कोई कुछ कह ले, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज कि दो पक्षीय चुनाव ही होते रहे हैं बिहार में, दो पक्षों के बीच में ही चुनाव होते रहे हैं। लेकिन इस बार इस बार के बारे में क्या कहना चाहिए, इस बार के बारे में वही वही मैं कह रहा हूं कि इस बार दो पक्षीय चुनाव होने नहीं जा रहा है बिहार में। अच्छा, आप लोग कितना भी खारिज कर दें एक तीसरे फोर्स को कि नहीं वो जीरो है और उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एक फोर्स है प्रशांत किशोर का, जन सुराज एक ताकत के रूप में उभरा है बिहार में। चूंकि उसको इसलिए खारिज किया जा रहा है क्योंकि उसने अभी तक चुनावी मैदान में अपना कोई करामात दिखाया नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई चुनाव आया ही नहीं है। तो पहली बार चुनाव में उतर रहा है। शरद जी इस टॉपिक पे हम लोग जरूर बात करेंगे कल। तो नहीं, मैं बस इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल अनअपोज्ड वहां चुनाव जीतने जा रही है एनडीए, तो ऐसा नहीं है। आंकड़े देख लीजिए, पिछले साल का आंकड़ा देखिए, समझ में आप पिछले साल का वही मैं कह रहा हूं कि पिछले साल का आंकड़ा इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार एक तीसरी शक्ति मैदान में है और हर सीट पर वो तीसरी शक्ति काफी मजबूती से खड़ी रहेगी। वो कितना सीट वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तीसरी शक्ति के रूप में हर सीट पर मौजूद रहेंगे, जनसुराज के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। तो इसलिए इससे परेशानी एनडीए को भी होगी और महागठबंधन को भी होगी, दोनों को इस परेशानी को झेलना पड़ेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल किसी एक दल गठबंधन के पक्ष में ये चुनाव होने जा रहा है। अभी यह स्थिति नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे स्थितियां और साफ होंगी और धीरे धीरे पता चलेगा कि जनसुराज पार्टी कितनी बड़ी शक्ति के रूप में सामने है, उसके उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि सिर्फ जनसुराज ही एक है जो अभी तक जातीय वो परिदृश्य से अपने आप को अलग रख रहा है, जो जैसा वो अपना जताना चाह रहा है कि वो जातिगत राजनीति में नहीं जा रहा, वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, जो जैसा, लेकिन वो दिखेगा जब उम्मीदवार सामने आएंगे तो वो नजर आएगा। और अभी समय है, अभी जो पिक्चर क्लियर होने में इसीलिए मैंने कहा कि अभी कोई प्रेडिक्शन करना अभी जल्दबाजी होगी। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा धीरे धीरे चीजें साफ होती चली जाएंगी। बिल्कुल। सीमा, चलते चलते क्या लग रहा है, एसआईआर सरकार के लिए क्या सिरदर्द साबित होने जा रहा है? कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि क्लियर कट है कि यहाँ पर अमर दयाल जी हार मानने वाले नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस बार जो होने जा रहा है उसमें यह है कि प्रशांत किशोर तो जरूर केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वोट, असल जो वोटर है जिसको फैसला लेना है वो नीतीश कुमार जी का वोटर है, जिसके मन में ये बात बैठा दी गई है कि नीतीश कुमार जी अब अपने होशो हवास में पूरी तरीके से नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो इस बार उस वोटर को तय करना है कि वो अमर दयाल जी को अमर दयाल जी को जरा फ्री कर देता हूँ। हाँ, अमर दयाल जी आप जा सकते हैं। जी जी, ठीक है, नमस्कार। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ सीमा। हाँ
तो उस वोटर को एक्चुअली अब डिसाइड करना है कि वो लालू जी की तरफ चला जाएगा, विपक्ष की तरफ में, या वो नया विकल्प जो उसके पास आ रहा है प्रशांत किशोर वाला उसकी तरफ जाएगा, या वो बीजेपी की तरफ जाएगा। क्योंकि वो एक अति पिछड़ा वोटर है, इसीलिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर जातिवाद से उठ इतनी जल्दी बिहार उठ जाएगा, मेरा तो इतना विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वोटर जो जनता दल यूनाइटेड का है वो खिसक के लालू जी की तरफ जाएगा, महागठबंधन की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का माहौल बना रहा और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की कवायद को खत्म नहीं किया, तो इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होने वाला है। नहीं, ऐसा यार सुप्रीम कोर्ट के दखल देते देते देर हो जाएगी, क्योंकि क्या नहीं, अब तो सुप्रीम टाइम कोर्ट ने कहाँ बच पहले गया ही है। कह दिया है कि आप नोटिफिकेशन जारी करें, उससे पहले हम फैसला सुनाएंगे। ये मत करिएगा कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हमसे कहिएगा कि अब आप ना बोले। ये तो पहली सुनवाई में उन्होंने कह दिया था। नहीं नहीं, तो वो कुछ वो ना कुछ ऐसा पब्लिक फैसला जो आएगा। रिवाइज्ड जो भी लिस्ट है वो 30 सितंबर को अब पब्लिश होने की डेट है, तो वक्त तो देखिए, है उस बीच लिस्ट में। रिवाइज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही कहा था कि जिद मत करिए कि इसी बार इस लिस्ट को माना जाएगा, आप बनाते रहिए, अगली बार देख लीजिएगा। ये भी कहा था, पहली सुनवाई में ये बात कही थी। तो ऐसा नहीं है, फैसला आएगा, आप देखिएगा। जितना मतलब ऐसा जरूर लगा, शुरुआत जब हुई थी पिछली बार भी सुनवाई की, तो लगा था कि जब उन्होंने असंवैधानिक नहीं है कह दिया था कि संवैधानिक है, तो लगा था कि एक तरफ जा रहा है फैसला। लेकिन सुनवाई में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, और या तो आधार कार्ड को करना पड़ेगा। लिस्ट जो आएगी ना अभी, वो पूरी तरीके से लिस्ट नहीं आएगी, उसके बाद सत्यापन होगा, फिर एक लिस्ट आएगी। ये तो सिर्फ वोटर्स को जो उन्होंने अपना नाम दिया है, नाम हटने की प्रोसेस अभी बाकी है, वो ठीक है, होगा। तो 30 मैं समझ। तारीख को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी देखिए, उसमें वो प्रक्रिया होती है कि अभी 30 तारीख को एक प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा दोनों चुनाव लिस्ट आयोग, आएगी। और और उसके बाद वो मतदाताओं से उस पर आपत्ति मांगेगा कि यदि किसी को आपत्ति है इस लिस्ट पर, तो वो अपनी आपत्ति अपने प्रमाण के साथ जमा करे चुनाव आयोग के पास। तो वो एक प्रक्रिया होती है। तो वही तो होगा, 30 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट वो नहीं होगा, और उसके बाद फिर वो प्रक्रिया चलेगी, वहां पर आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी, फिर उसका पुनरीक्षण होगा, और तब जाकर आगे सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में फाइनल लिस्ट आएगी। तो ठीक है, तब तक अब वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम भी कोर्ट ने अपना। कहा है जी कि जी। ये कहा है चुनाव आयोग ने कि अगर आपका नाम हटाया जाता है और आप फिर अपील करते हैं और आपका नहीं होता है, तो आपको इतना समय दिया जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पहली सुनवाई में चलो खुद ठीक है, कहा है देखते हैं। चुनाव चल आयोग ठीक ये है, बात। ठीक है। तो नहीं, सुप्रीम वो कोर्ट तो का तो अभी प्रक्रिया है, वो तो होता ही है कि जिसको हाँ, कोई अगर ग्रीव्ड है, उसको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो तो जाता ही है। उसके लिए तो दरवाजे खुले रहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, वो प्रक्रिया है। चलिए ठीक जी है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। अगले टॉपिक पे फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, अब बहुत वक्त भी ले लिया आपका मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, जी, तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शरद जी, और सीमा हमारे साथ बंगलोर से थे, और अमर दयाल जी थे पटना से। और एसआईआर का मतलब जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसका बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या पड़ सकता है, क्या कुछ हो सकता है, विपक्ष के हंगामे के बाद क्या लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। अगले किसी और टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार।